हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। हम लोग जो है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार के जो सिविल सर्विस के एग्जाम्स हैं उनके लिए प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। इस सीरीज में हमने अभी तक 5 सेट्स को कवर कर लिया है। ठीक है, और आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट रहेगा वो रहेगा 6 नंबर का। और इसके अंदर भी हम जो हमारा 5th सेट था इसके अंदर हमने मोस्टली जो हिस्ट्री और पॉलिटी के एमसीक्यूज को कवर किया था। और इस जो छठा सेट है हमारा, इसके अंदर भी हम हिस्ट्री और पॉलिटी इन दोनों के मिक्स क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन में पूछा गया है द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट इज फाउंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो वेलफेयर स्टेट है इसके बारे में भारत के जो संविधान है उसके किस अंग में इसके बारे में दिया गया, वेलफेयर स्टेट के बारे में बात करी गई है। ठीक है, तो वेलफेयर स्टेट के बारे में बात करी गई है किसके अंदर, डीपीएसपी के अंदर है। डीपीएसपी को कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, जो कि लिखा गया है भारतीय संविधान के अंदर पार्ट 4 में। ठीक है, पार्ट 4, और इसके अंदर जो आर्टिकल्स आते हैं, अगर जो हम उन आर्टिकल्स की काउंटिंग की बात करें तो आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 तक जितने भी आर्टिकल्स हैं वो आपके आते हैं डीपीएसपी के अंदर। और डीपीएसपी जो ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से बोरो किया है, आयरलैंड से। आयरलैंड से बोरो किया है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं डीपीएसपी की। तो डीपीएसपी जो है एक तरीके का फंडामेंटल होता है इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। जो कंट्री का गवर्नेंस चलता है, मतलब जो राज चलता है, उसके लिए जो एक बेसिक रूल्स होते हैं, आइडियोलॉजी होती है, उसके बारे में बात करता है ये आपका डीपीएसपी। और ये डीपीएसपी एप्लीकेबल है किसके लिए, बोथ सेंटर प्लस स्टेट, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के लिए ये एप्लीकेबल है। दोनों के लिए एप्लीकेबल है, प्लस साथ में उन अथॉरिटीज़ के लिए भी एप्लीकेबल है जो आती हैं अंडर स्टेट। अंडर एक टर्म, हम एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक टर्म लिखा हुआ है स्टेट। ठीक है, तो उस स्टेट के अंदर जो चीज़ें भी आती हैं ये उन सभी चीज़ों के लिए एप्लीकेबल है आपकी डीपीएसपी। देखिए, अभी सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि स्टेट क्या है। देखिए, ये स्टेट यहाँ पर ना ही कोई कंट्री के बारे में बात कर रहा है, ना ही कोई पर्टिकुलर स्टेट है जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये जो स्टेट्स हैं, ना ही उन स्टेट्स के बारे में बात कर रहा है। ये बात कर रहा है कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द थिंग्स, मीन्स सेंट्रल, स्टेट प्लस लोकल अथॉरिटी। जैसे आपका म्यूनिसिपैलिटी होता है, ग्राम पंचायत है, नगर निगम है, ठीक है, जिला परिषद है, डिस्ट्रिक्ट्स है, तो जो भी अथॉरिटीज हैं बेसिकली उन सभी को एज अ होल कहा जाता है स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पर उनकी बात कर रहा है। तो मीन्स टीपीएसपी जो है वो सेंटर, स्टेट प्लस ऑल द अथॉरिटीज व्हिच कम्स अंडर द स्टेट, उन सभी के बारे में एप्लीकेबल है। ठीक है, और इसके लिए डीपीएसपी से संबंधित एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि ये है नॉन जस्टिशिएबल। नॉन जस्टिशिएबल मतलब अगर जो डीपीएसपी में लिखा हुआ है कि सरकार को इन फलाना फलाना चीज़ों पर कोई कानून या कोई रूल रेगुलेशन बनाना चाहिए, अगर जो वो नहीं बनाती तो उस चीज़ को लेकर आप कोर्ट में नहीं जा सकते कि भैया ये सरकार जो है इस चीज़ों पर रूल्स या कानून या अमेंडमेंट्स नहीं ला रही है, तो आप उस पर कोर्ट जो है नहीं जा सकते। ठीक है, नॉन जस्टिसेबल इन नेचर है आपका। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं आपकी किसकी, डीपीएसपी की। चलिए फिर हम ये तो हो गया क्वेश्चन का आंसर। बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं इनको भी हम अच्छे से थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं इनके अंदर। तो हम बात करते हैं पहले फंडामेंटल राइट्स से। तो फंडामेंटल राइट्स जो है ये किस पार्ट में दिया हुआ है, देखिए डीपीएसपी आपका पार्ट 4 में था, फंडामेंटल राइट दिया हुआ है पार्ट 3 के अंदर। और इसके लिए जो आर्टिकल्स हैं वो हैं आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक। ठीक है, आर्टिकल 12 से 35 तक के बीच में जितने आर्टिकल्स आते हैं वो किसके अंदर आते हैं, फंडामेंटल राइट्स के अंदर। ठीक है, और फंडामेंटल राइट्स जो है बेसिकली आपके 6 टाइप में है, 6 कैटेगरीज में या 6 प्रकार के आपके फंडामेंटल राइट्स का डिवीजन किया गया है। तो उन 6 के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो पहला है आपका राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी, इक्वलिटी, ठीक है, राइट टू इक्वलिटी। इसके अंदर कुछ आर्टिकल्स आते हैं जैसे कि आपका आर्टिकल 14 टू 18 जो आर्टिकल्स हैं वो आते हैं राइट टू इक्वलिटी के अंदर। फिर सेकंड है आपका राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम का जो आर्टिकल है इसके अंदर आते हैं आपके 19 टू 22 नंबर के आर्टिकल्स। देन वी आर गोइंग टू मूव ऑन द नेक्स्ट पार्ट, राइट टू राइट टू अगेंस्ट राइट टू अगेंस्ट
एक्सप्लॉयटेशन के विरुद्ध जो अधिकार है आपका, उसके बारे में बात करते हैं। तो उसके लिए 23 टू 24 नंबर के दो आर्टिकल्स हैं, ये बात करते हैं। फिर हम बात करें अगर जो इसी में आगे, तो नेक्स्ट है आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, तो रिलीजन के फ्रीडम के बारे में जो आर्टिकल्स बात करते हैं वो है आपके 26 से लेकर 28 तक। देन वी हैव एन फोर्थ, दैट इज, चार हमने कवर कर लिए। पांचवा है आपका कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। ठीक है, जिसके लिए जो आर्टिकल्स हैं वो है 29 टू 31। ठीक, then we have a last article, not article, that's a fundamental right basically, main heading of the fundamental right, that is the right to constitutional remedies के बारे में बात करता है, जिसके लिए 32 से लेकर 35 तक के जो आर्टिकल्स हैं वो आपके इसके अंदर कवर होते हैं। ठीक है, तो ये 6 डिवीजन है फंडामेंटल राइट्स का। ठीक, जिसके लिए आर्टिकल्स आपकी 12 से 35 और 11-12 जो है बेसिकली एक डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हैं। ठीक, और जो फंडामेंटल राइट है इसका कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया है, यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से लिया है। और ये यूएसए में जो यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें फंडामेंटल राइट्स को किस टर्म में लिखा गया है, इसे लिखा गया है बिल ऑफ राइट्स, राइट्स ऑफ बिल के नाम से, राइट्स ऑफ बिल के नाम से। ठीक है, बिल के नाम से जाना जाता है उसमें फंडामेंटल राइट्स को। चलिए फिर हम बात कर लेते हैं, ये हो गई आपकी फंडामेंटल राइट्स के बारे में थोड़ा क्लीन करके। फिर हम बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ की। जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, इनिशियली जब संविधान बना था उस टाइम पर फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो हमारे संविधान में नहीं दी गई थी। तो इसके लिए एक अमेंडमेंट हुआ सबसे पहले। ठीक है, तो उस अमेंडमेंट के तहत जो आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ये पार्ट 4 जो था उसमें ऐड किया गया पार्ट 4A के तहत। और इसके लिए जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल नंबर 51A। तो आर्टिकल 51A जो है वो किसकी बात करता है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बात करता है। और ये कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया है, यूएसएसआर से। ठीक है, जो आज की डेट पे हम जिसे कहते हैं रशिया, वहाँ से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कॉन्सेप्ट लिया है। ठीक है, फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़ जितनी होती है उनको भी हम एक बार ज़रा देख लेंगे अभी स्लाइड्स में। ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बाद फिर है हमारा ये टॉपिक नेक्स्ट प्रीएम्बल। ठीक है, तो प्रीएम्बल जो है बेसिकली ये क्या है, ये आइडियल बात करता है किसके आइडिया के बारे में, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का जो आइडिया है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के आइडिया को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के आइडिया को ये रिफ्लेक्ट करता है कौन, प्रीएम्बल। ठीक है, और प्रीएम्बल को ये अडॉप्ट किया गया। इसमें सकते कि प्रीएम्बल में एक ही बार अमेंडमेंट हुई है, बेसिकली एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुई, वो हुई थी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अंदर। इस एक्ट अमेंडमेंट में 3 वर्ड्स जो आपके सेकुलर, पहला वर्ड है सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी। ठीक है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी जो है, ये 3 वर्ड्स जो है वो प्रीएम्बल के अंदर एड ऑन किए गए थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी आपकी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से, जितने भी ऑप्शंस थे उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एक फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में हमने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन अपने पिछले क्वेश्चन पर डिस्कस कर ली है। ठीक है, मैं उनको रिपीट नहीं करूँगा ज़्यादा। तो इसमें पूछा गया कि इनमें से फंडामेंटल ड्यूटी कौन सी नहीं है, नॉट है। ठीक है, तो इसमें देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में एक चीज़ उसमें रह गई थी आपके पिछले क्वेश्चन में, वो ये था कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है बेसिकली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम पर ये संविधान के अंदर इंक्लूडेड नहीं थी। ठीक है, तो इसको जो बाद में क्या किया गया था, अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था। और अमेंडमेंट के थ्रू किस पार्ट में ऐड किया गया था, पार्ट 4 जो था आपका डीपीएसपी, उसी के अंदर जो ए सेक्शन बना के पार्ट 4A के अंदर ऐड किया गया था, जिसके लिए आर्टिकल 51A बनता था। ठीक है, इसके लिए अमेंडमेंट कौन सा था, अमेंडमेंट था आपका 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 का। ठीक है, अब जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है इसके पीछे एक इम्पॉर्टेंट नाम आता है, कमेटी का नाम आता है बेसिकली, उस कमेटी को कहते हैं स्वर्ण सिंह कमेटी, स्वर्ण सिंह कमेटी। ठीक है, तो स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पर फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था। ठीक है, ये तो
छोटी सी बात हो गई फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। अब सबसे पहले हमारे लिए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले सारी जितनी भी आपकी 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है उनकी की पॉइंट्स आपको पता होनी चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो देखिए, जो पहला पॉइंट है आपका फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी है, उसमें लिखा गया है कि आपको नेशनल फ्लैग, जो आपका राष्ट्रीय ध्वज है, नेशनल फ्लैग, और जो आपका नेशनल एंथम है, ठीक है, एंथम, नेशनल एंथम, उसकी क्या करनी है, आपको रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है, रिस्पेक्ट करनी है नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम की, जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, लिखा गया है। सेकंड में कहा गया है कि फॉलो द आइडियल्स ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, जो फ्रीडम स्ट्रगल या फ्रीडम फाइटर के दौरान फाइटर्स ने जो स्ट्रगल किए हैं उनके आइडियल्स को फॉलो करिए आप, ठीक है, फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान जो आइडियल्स हैं उनको फॉलो करना है आपको। थर्ड है आपका प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट करना है किसको, सोवर्निटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन को, ठीक है, सोवर्निटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन को, इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन को आपको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, ठीक। फोर्थ है आपका टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन, ठीक है, जब डिफेंड द नेशन, डिफेंड द नेशन, ठीक है, इसको मैं शॉर्ट में ऐसे लिख देता हूँ कि जब देश को आपकी ज़रूरत हो, देश की रक्षा करने के लिए आपकी नीड हो, तब आप जो है तैयार रहें जब आपको बुलाया जाए, ठीक है। ये तो चार हो गए। फिर हम बात करें फिफ्थ पॉइंट की, तो पांचवा पॉइंट है स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, जो भाईचारे की एक वो होती है, फीलिंग होती है, वो एक दूसरे के बीच में बनी रहनी चाहिए, क्योंकि देखिए इंडिया क्या है, डाइवर्सिफाइड कंट्री है, इसके अंदर बहुत सारी कम्युनिटीज़, बहुत सारी जो है कम्युनिटीज़ या बहुत सारे रिलीजन्स बसते हैं, ठीक है, तो इसलिए ब्रदरहुड का फीलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है इसमें, ठीक है। फिर हम बात करें सिक्स्थ फंडामेंटल ड्यूटी की, वो कहती है कि आपको जो कंपोजिट कल्चर है उसको क्या करना है, कंपोजिट कल्चर को प्रिवेंट करना है, ठीक है, जो आपका सांस्कृतिक है, जो कल्चरल आर्ट्स हैं, या आपका डांस फॉर्म्स है, म्यूज़िक है, या जो हिस्टोरिकल प्लेसेस है, उनको आपको प्रिवेंट करना है, प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। फिर हम बात करें सेवन्थ पॉइंट की, तो सेवन्थ पॉइंट की कहता है कि प्रिजर्व नेचुरल इन्वायरमेंट, जो नेचुरल इन्वायरमेंट्स हैं उनको आपको, इन्वायरमेंट को मैं शॉर्ट में लिखता हूँ ईवीएस, ठीक है, जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उनको हमें क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। नेचुरल एनवायरनमेंट में आपके फॉरेस्ट आते हैं, एनिमल्स आते हैं, आपके रिवर्स हैं, ओशियंस हैं, इन सभी को क्या है, प्रोटेक्ट करके रखना है। देन एट्थ इज द टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, साइंटिफिक टेम्पर आपको डेवलप करना है देश के लिए। देन नाइन्थ जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो ये है कि सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको क्या करना है, सेव करना है आपको, ठीक है, मतलब जैसे आप रेलवे में चल रहे हैं, तो जो ट्रेन है, ऐसा नहीं कि जो वहाँ पर चीज़ें लगी हुई उनको आप तोड़ दें या उखाड़ के ले जाएं, वो नहीं करना है, क्योंकि वो आप ही की प्रॉपर्टी है, उसको क्या करना है, सुरक्षित रखना है, ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है। फिर 10वीं फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो क्या है, स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस, स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस के बारे में बात करता है, ठीक है। तो ये आपकी जो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये आपकी ऐड करी गई थी, जो आपका कौन सा अमेंडमेंट एक्ट था, 42nd अमेंडमेंट एक्ट के दौरान। इसके बाद एक और अमेंडमेंट हुआ जिसे कहते हैं 86th अमेंडमेंट एक्ट, 86th अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। और ये कब हुआ था, अमेंडमेंट एक्ट हुआ था ये 2002 के अंदर हुआ था, जिसके अंदर आपकी जो 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी है, 11th फंडामेंटल ड्यूटी, उसे ऐड किया गया। वो कौन सी है, 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी वो है कि जो ड्यूटी है किसकी, पेरेंट्स की, जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स की ड्यूटी है, पेरेंट्स या गार्जियन की ड्यूटी है कि वो अपने बच्चों को, जो 6 साल से 6 to 14 ईयर्स के बच्चे हैं, उनको कहाँ भेजे, स्कूल में, फॉर द एजुकेशन, ये पेरेंट्स की ड्यूटी है। ये चीज़ ऐड करी गई आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ में 11वें नंबर पर, कब, 86 अमेंडमेंट 2002 के अंदर, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन पर, ठीक है, ग्रीन कलर लेते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में पहले कहा गया है टू प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, देखिए जितने भी हमने पॉइंट्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, इनमें कहीं भी वेल्थ और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में बात नहीं कहेगी, तो ये तो मेरे ख्याल से होना चाहिए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। चलिए आगे को भी देख लेते हैं, टू रेंडर नेशनल सर्विसेज एंड कॉल्ड अपॉन, बिल्कुल, जब देश को ज़रूरत होगी तो आपको बुलाया जाएगा, तो आपको जाना चाहिए, है ना, ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है, बिल्कुल सही। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट, जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसको भी प्रोटेक्ट करने की आपकी जिम्मेदारी है, ये बात भी सही है। टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, देखिए पब्लिक प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ 9th पॉइंट पे, है ना, तो जो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए,
टू प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स। देखिए पैसों से रिलेटेड या वेल्थ से रिलेटेड या प्रॉपर्टी से रिलेटेड ऐसी कोई भी बात जो है फंडामेंटल ड्यूटीज के पॉइंट पे नहीं की गई है। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आई होप सो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। ये सारी फंडामेंटल ड्यूटीज जो है मैंने आपको शॉर्ट में लिखी है ताकि आपको कीवर्ड पता होगा तो आप क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और, ये जो पॉइंट था आपका, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर तो ये है, बट ये जो पॉइंट है आपका टू कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ प्रिवेंट एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ये आता है आपका डीपीएसपी के अंदर। डीपीएसपी के अंदर जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये उसके अंदर आता है, और उसके अंदर जो आर्टिकल नंबर 39 है ये उसके अंदर आता है। 39 आर्टिकल के अंदर ये बात करता है। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया कि इनमें से कौन सा जो एक्चुअली मैच ऑफ द फॉलोइंग है लगा हुआ है, इनमें से कौन सा मैच ऑफ द फॉलोइंग गलत है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन सभी शेड्यूल्स के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, देन वी विल सॉल्व इजीली द क्वेश्चंस। क्लियर, चलिए अभी देखिए क्वेश्चन करने से पहले जब हम शेड्यूल के बारे में बात करें तो जो आपका 7th शेड्यूल है, ठीक है, 7th शेड्यूल ये किसके बारे में बात करता है? ये बात करता है यूनियन, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट के बारे में। ठीक है, कि जो केंद्र सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है, ये किन पर कानून बना सकती हैं, किन किन टॉपिक्स पर ये लोग लॉ ला सकते हैं। ठीक है, या और कुछ ऐसी लिस्ट है जिस पे इन दोनों लोग कानून बना सकते हैं। ठीक, तो ये ऐसी लिस्ट है। तो अगर जो हम बात करें ओरिजिनली जब संविधान बना था तो यूनियन लिस्ट के अंदर कितने टॉपिक्स थे? ठीक है, टॉपिक्स कह लीजिए या कितनी सब्जेक्ट्स पर यूनियन जो है वो कानून बना सकती थी, वो थे 97। ठीक है, ये आपको मैं इसको जरा ऊपर लिखता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ओरिजिनली, ओरिजिनली के लिए ओरिजिनली जो यूनियन लिस्ट में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना उसमें 97 सब्जेक्ट्स थे। ठीक है, जिस पर केंद्र सरकार कानून बना सकती थी। बट अब आज की डेट में हम बात करें एट प्रेजेंट 100 सब्जेक्ट्स है। ठीक है, तो 97 बाई मैंने 100 लिखा तो मतलब ये एट प्रेजेंट में है कितने टॉपिक्स पर जो है सब्जेक्ट्स पर जो है कानून बना सकती है केंद्र सरकार। फिर हम बात करें अगर जो स्टेट लिस्ट में, तो स्टेट लिस्ट में जो टॉपिक्स थे वो थे 66 सब्जेक्ट्स थे, और अब जो है कम हो गए हैं, 61 रह गए हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो कंकरेंट लिस्ट है जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों कानून बना सकती हैं, तो ओरिजिनली ये थे 47 सब्जेक्ट्स पर। ठीक है, और एट प्रेजेंट ये कितने हैं 52 सब्जेक्ट्स पर। ठीक है, तो जो पहले लिखा है वो मैंने क्या ओरिजिनल है, सेकंड जो है वो एट प्रेजेंट जो सिचुएशन है उसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो ये तो मैच आपका सही हो गया है ना। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो शेड्यूल 8 है ये बात करता है, बिल्कुल ये मैच भी आपका सही है, ये बात करता है लैंग्वेजेस के बारे में, शेड्यूल 8। अब देखिए इसके लिए थोड़ा चेंज कर लेते हैं कलर को। ये जो 8th ऑप्शन है, मतलब शेड्यूल 8 है जो लैंग्वेजेस के बारे में बात कर रहा है, इसमें क्या है कि 22 भाषाएं, 22 लैंग्वेजेस, ठीक है हमारे संविधान के अंदर लिखी हुई, जिनको मान्यता मिली है कि ये भारत की लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, बट ओरिजिनली जब संविधान बना था उस टाइम पर इसके अंदर सिर्फ 14 लैंग्वेजेस थी, 14 लैंग्वेजेस थी। ठीक है, बट आफ्टर सम कुछ मॉडिफिकेशंस होते गए, अमेंडमेंट होते गए, तो अमेंडमेंट के दौरान कुछ कुछ भाषाओं को, लैंग्वेजेस को ऐड ऑन किया गया। तो वो कब की गई, कौन कौन सी भाषाएं हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अगर जो हम पहले बात करें तो सबसे पहली जो लैंग्वेज ऐड की गई थी वो थी सिंधी, और ये ऐड की गई थी 1967 में। ठीक है, उसके बाद कोंकणी, कोंकणी लैंग्वेज, ठीक है, देन मणिपुरी, मणिपुरी एंड नेपाली लैंग्वेज, जो नेपाली लैंग्वेज है वो भी भारतीय संविधान के अंदर एडेड है, और ये ऐड की गई थी 1992 के अंदर। ठीक है, तो ये 3 भाषाएं ऐड हो गई, और फिर पहली थी सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली 1992 के अंदर। फिर हम बात करें इसके बाद 2004 में, ठीक है, एडिशन हुआ कुछ और भाषाओं का, जिसमें थी मैथिली, ठीक है, मैथिली, संथाली, डोगरी एंड बोडो, बोडो। ठीक है, ये 4 लैंग्वेजेस फिर ऐड करी गई, कहाँ पर, आपकी शेड्यूल्ड 8 के अंदर। ठीक है, तो देखिए 4 ये हो गई, 4 ये हो गई, तो 14 + 4 कितना हो गया 22। तो 22 लैंग्वेजेस जो हैं वो हमारे संविधान में लिखी गई हैं। देखिए ये तो बहुत सारी लैंग्वेजेस हो गई 22, बट इंटरेस्टिंगली ये है कि कभी अगर जो ये पूछा जाएगी कि क्या इंग्लिश लैंग्वेज, जो इंग्लिश है, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज क्या हमारे संविधान के अंदर शेड्यूल्ड 8 के अंदर जो लैंग्वेजेस के बारे में बात करता है उसके अंदर लिखी गई है? तो बिल्कुल नहीं, इंग्लिश लैंग्वेज का कहीं भी जिक्र शेड्यूल्ड 8 के अंदर नहीं है।
ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ठीक, चलिए ये 2 पॉइंट्स के बारे में आपको चीज़ें क्लियर हो गई। फिर हम आगे बढ़ते हैं। शेड्यूल 10। शेड्यूल 10 किसके बारे में बात करता है? ये बात करता है आपका डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिफेक्शन। ठीक है, मतलब डिफेक्शन के बेसिस, मतलब डिस्क्वालिफिकेशन किसको करना है? जो एमपी है या फिर एमएलए है, ठीक है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है, उनको क्या है, डिस्क्वालीफाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट डिफरेंट ग्राउंड्स। ठीक है, उसके ग्राउंड्स के बारे में हम अभी डिटेल नहीं करेंगे ज़्यादा, पर्टिकुलर क्वेश्चन करेंगे उस पर, तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो शेड्यूल 10 है डिस्क्वालिफिकेशन, जिसे कहते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ के रूप में भी जानते हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ के रूप में भी जानते हैं हम इस पर्टिकुलर फील्ड को। ठीक है, तो ये तीनों देखिए आपके मैच होते हैं, मैच ऑफ द फॉलोइंग में ये तीनों पार्ट बिल्कुल करेक्टली मैच्ड है। तो जब तीनों मैच है तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, जो कि शेड्यूल्ड 11 और लैंड फॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए अब ये मैच नहीं है, तो हम पहले तो ये समझ लेते हैं कि शेड्यूल 11 किसके बारे में बात करता है। ठीक है, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी, शेड्यूल 11। तो शेड्यूल 11 जो है बेसिकली ये ऐड किया गया था संविधान के अंदर 1992 के अंदर, और इसके लिए जो अमेंडमेंट हुआ था वो 73rd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था। ठीक है, 73rd अमेंडमेंट हुआ था 1992 के अंदर। अब देखिए ये बात करता है एक्चुअली मोस्टली पंचायत के बारे में, पंचायत पंचायत के बारे में। ठीक है, पंचायत में रूरल डेवलपमेंट, पोवर्टी, मार्केट, रोड, वाटर, सैनिटरी, इन सब चीज़ों के बारे में बात करता है आपका शेड्यूल्ड 11। पंचायती राज सिस्टम में पंचायत के बारे में बेसिकली बात करता है शेड्यूल्ड 11। ठीक है, जिसके अंदर पंचायत को ये अधिकार है कि पंचायत जो है वो 27 आई थिंक या 29 सॉरी 29 सब्जेक्ट्स पर जो है पंचायत जो है वो कानून बना सकती है। ठीक है, अब ये जो 11 तो हो गया पंचायत के बारे में, फिर ये जो आपका जो है ये लैंड फॉर्म, लैंड रिफॉर्म को वाला जो शेड्यूल है बेसिकली, ये है आपका 9th शेड्यूल। 9th शेड्यूल लैंड रिफॉर्म किसके बारे में बात करता है? जो लैंड रिफॉर्म के डिफरेंट डिफरेंट मॉडिफिकेशन रहे हैं उन सब के बारे में बात करता है आपका शेड्यूल नंबर 9। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी इन चारों शेड्यूल से रिलेटेड। मैंने बाकी शेड्यूल्स को भी कवर नहीं किया है, वो हम इन फ्यूचर जो भी क्वेश्चंस करेंगे रिलेटेड उससे हम देख लेंगे इन चीज़ों को। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है हमारा क्वेश्चन, इसमें पूछा गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग केस प्रॉम्प्ट द पार्लियामेंट टू इनैक्ट 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। देखिए कौन सा इनमें से केस है, बेसिकली बहुत सारे केसेस हैं, सारे इंपॉर्टेंट केसेस हैं, इनके बारे में हम देखेंगे भी थोड़ा सा। तो इन केसेस में से वो कौन सा केस है जिसकी वजह से जो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था पार्लियामेंट में वो हुआ। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर तो पहले आप समझ लीजिए क्या है, वो है गोलकनाथ केस। गोलकनाथ केस कब हुआ? 1967 के अंदर। ठीक है, 1967 में ये केस हुआ गोलकनाथ केस, और ये जो अमेंडमेंट हुआ है ये अमेंडमेंट हुआ था आपका 1971 में, मतलब इस केस के 4 साल बाद। ठीक है, अब देखिए इस अमेंडमेंट में क्या हुआ कि पहले तो ये केस हुआ जब, ठीक है, तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट, देखिए ये क्या था, गोलकनाथ केस वर्सेस किसका था? यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, मतलब यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट ये केस था। तो इस केस में एक ऑर्डर पास किया गया किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो पार्लियामेंट है वो अमेंडमेंट नहीं कर सकती किसके अंदर? पार्लियामेंट जो, देखिए पार्लियामेंट वो अमेंडमेंट नहीं कर सकती, अमेंडमेंट नहीं कर सकती किसके अंदर? फंडामेंटल राइट्स के अंदर। जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं संविधान के अंदर, उसमें कोई भी हस्तक्षेप, मतलब उसके अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन या अमेंडमेंट वाली चीज़ जो है वो पार्लियामेंट नहीं कर सकती। ऐसा किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट ने। किस केस में? गोलकनाथ केस में। ठीक है, क्लियर। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ कि 4 साल बाद जब 1971 का जब ये अमेंडमेंट हुआ, तो इसमें क्या किया गया कि जो पार्लियामेंट को पावर दे दी गई। ठीक है, एब्सोल्यूट पावर किसको दे दी गई? पावर एब्सोल्यूट, पार्लियामेंट को एब्सोल्यूट पावर दे दी गई, जिसमें ये कहा गया कि जो पार्लियामेंट है उसके पास एब्सोल्यूट पावर है कि वो फंडामेंटल राइट्स के अंदर भी क्या कर सकती है? अमेंडमेंट कर सकती है। ठीक है, क्लियर। देखिए मेन डिफरेंस है, गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अमेंडमेंट नहीं कर सकती, तो भाई पार्लियामेंटेरियंस जितने थे उन्होंने सोचा भाई ये सुप्रीम कोर्ट तो सुपीरियर बनती जा रही है, तो हम इनसे ऊपर आगे निकलते हैं,
तो इन्होंने 71 में ये अमेंडमेंट कर दिया कि भाई हम कर सकते हैं, सुप्रीम पार्लियामेंट को पूरी एब्सोल्यूट अथॉरिटी है कि वो अमेंडमेंट कर सकती है। ठीक है, ये दोनों की आपस की जो वर्चस्व की लड़ाई है वो चल रही थी उस टाइम पर। ठीक है, अब इस एक्ट के ये जो आपका अमेंडमेंट हुआ, तो इस अमेंडमेंट के बाद क्या हुआ कि पार्लियामेंट को ये अधिकार मिल गया कि वो किसी भी फंडामेंटल राइट को क्या कर सकती है, डाइल्यूट कर सकती है थ्रू अमेंडमेंट। देखिए हम अमेंडमेंट वर्ड काफ़ी यूज़ कर रहे हैं, तो अमेंडमेंट के लिए जो आर्टिकल है वो कौन सा है आपका, 368 नंबर का जो आर्टिकल है उसके थ्रू क्या की जाती है, अमेंडमेंट्स की जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर गोलकनाथ केस, ये सारी चीज़ें आपको पता लग गई। ठीक है, चलिए फिर हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन के अलावा जो बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट है उसके बारे में। तो ये शंकरी प्रसाद केस है जो ये हुआ था आपका 1980 के अंदर, नहीं सॉरी, शंकरी प्रसाद नहीं, शंकरी प्रसाद जो केस है ये हुआ था 1951 के अंदर। जस्ट मिनट से क्लिक कर देते हैं, ये हुआ था 1951 के अंदर। जब संविधान हमारा 1950 में लागू हुआ उसके बाद अगले साल ही ये सबसे पहला अमेंडमेंट है। शंकरी प्रसाद केस की वजह से ही संविधान के अंदर पहला अमेंडमेंट हुआ। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किसकी वजह से हुआ, शंकरी प्रसाद केस की वजह से। ठीक है, अब देखिए ये एक्चुअली केस क्या था कि जो आपका पहला अमेंडमेंट जो 51 में हुआ था इसके अगेंस्ट एक्चुअली केस किया गया था सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, तो देखिए इसमें पहले अमेंडमेंट कर दिया गया, अमेंडमेंट किसमें किया गया था, फंडामेंटल राइट्स के अंदर। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर केस ये हुआ कि इस केस की वर्डिक्स में जो रिजल्ट दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो पार्लियामेंट है उसके पास पावर है कि वो किसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं या किसी भी चीज़ को वो क्या कर सकती है, अमेंड कर सकती है, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स को। फंडामेंटल राइट्स को लेते हुए मतलब इंक्लूड करते हुए जितने भी चीज़ें हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उनको अमेंड करने का अधिकार जो है वो किसने कहा, अमेंड करने का अधिकार पार्लियामेंट को है। ये किसने कहा था, सुप्रीम कोर्ट में। किस केस में, शंकरी प्रसाद केस में। क्योंकि देखिए फर्स्ट अमेंडमेंट हुई तो अमेंडमेंट को क्या है, चैलेंज किया गया कोर्ट के अंदर, तो कोर्ट ने ये अपना फैसला सुनाया था। ठीक है, फिर हम बात करें अगर जो सेकंड पॉइंट है मिनरवा मिल केस, तो मिनरवा मिल केस जो हुआ था 1980 में हुआ था। ठीक है, ये था, इसमें क्या था कि जो डीपीएसपी है, ऑल द डीपीएसपीज जो हैं उनको क्या कर दिया जाएगा, डीपीएसपीज के बारे में बेसिकली ये बात थी इस केस में, कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं बट आपको याद रखना है। ठीक है, फिर हम बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट केस केशवानंद भारती केस, तो केशवानंद भारती केस जो है ये हुआ था 1973 के अंदर। ठीक है, और ये था का केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, स्टेट ऑफ केरला, केरला स्टेट के अगेंस्ट ये आपका केस था। ठीक है, अब देखिए ये भी बेसिकली क्या है, आपका फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है केस है। तो इस केस में जो है आपका सुप्रीम कोर्ट ने नल कर दिया था, डिलीट कर दिया था, नलीफाई कर दिया था एक आर्टिकल को। उस आर्टिकल का नाम है 31C। ठीक है, आर्टिकल के बारे में ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं, बस सिंपल ये है कि कौन सा आर्टिकल था, 31 का जो आर्टिकल है। ठीक है, अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो अब हम पढ़ते हैं उसमें ये क्या नलीफाइड है, ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अब इस केस में जो जजमेंट आई उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा, देखिए आपका 51 में क्या हुआ कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पार्लियामेंट है उसको सुप्रीम अथॉरिटी है कि वो अमेंडमेंट कर सकती है। उसके बाद फिर जब ये केशवानंद भारती केस हुआ आपका, ठीक है, अ, गोलकनाथ हुआ तो गोलकनाथ ने भी कुछ बातें हुई, फिर केशवानंद भारती भी फंडामेंटल राइट से बात कर रहा है। इसमें कहा कि भाई अमेंडमेंट तो आप कर सकते हो, ओके डन, कोई दिक्कत नहीं, आप अमेंडमेंट करिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, बट यू कैन नॉट चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर। इन्होंने एक नई चीज़ निकाल दी, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करी। ठीक है, कि आप अमेंडमेंट करिए बट जो कॉन्स्टिट्यूशन है या जो फंडामेंटल राइट्स का बेसिक स्ट्रक्चर है उसको आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते। ठीक है, तो और उसके बाद कई सारे केसेस हुए बट सुप्रीम कोर्ट ने कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं दी कि बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या है। और इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने केस बाय केस डिफाइन करती गई, अभी तक डिफाइन कर रही है कि कभी भी कोई केस आ जाता है तो उसमें डिफाइन करती है कि भाई बेसिक स्ट्रक्चर ये वाली चीज़ें बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर है, ये वाली चीज़ें नहीं है। इस तरीके से वो केस पर केस चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर का जो टर्म है बेसिकली बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात जो है वो किस केस में करी गई है, केशवानंद भारती केस में। और सुप्रीम कोर्ट ने इसी केस में ये भी कहा कि जो पार्लियामेंट है, ठीक है, पार्लियामेंट
पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जो एक अधिकार है, जुडिशियल रिव्यू का जो एक अधिकार है, ठीक है, राइट है जो सुप्रीम कोर्ट का, उसको अमेंड नहीं कर सकती। मतलब उसको आप छीन नहीं सकते, उसको सुप्रीम कोर्ट से ले नहीं सकते। ये आपके पास कोई अधिकार नहीं है पार्लियामेंट के पास कि वो सुप्रीम कोर्ट से जुडिशियल रिव्यू का जो अधिकार है उसको छीन ले। ठीक है, देखिए जुडिशियल रिव्यू में क्या होता है कि जैसे कोई भी कानून बना तो उसको आप चैलेंज कर सकते हो कोर्ट के अंदर, तो कोर्ट उस चीज़ को डिसाइड करेगा कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है ना। उसको नलीफाई करने का काम जो है वो कोर्ट करता है। कौन सा कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो ये कई सारी फैक्ट्स थे चीज़ों से रिलेटेड, आपको ध्यान रखने हैं। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है गोलकनाथ केस। चलिए फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी इंपॉर्टेंट। फिर हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को के बारे में, जो कि है आपका रिलेटेड फाइनेंशियल इमरजेंसी से संबंधित है। ठीक है, तो जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है इसको लगाने के लिए जो आर्टिकल होता है वो कौन सा होता है? आर्टिकल नंबर 360 आर्टिकल के तहत जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें फाइनेंशियल इमरजेंसी से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, उनके अकॉर्डिंग आपको करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है। तो देखिए पहली चीज़ दी गई है, जो पार्लियामेंट कैन मेक लॉ ऑन द स्टेट सब्जेक्ट। देखिए पार्लियामेंट के अंदर जो है वो जो जितने भी स्टेट सब्जेक्ट्स हैं, स्टेट सब्जेक्ट्स के बारे में कोई भी ऐसा प्रोविज़न नहीं है कि अगर जो स्टेट में कोई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई भी ऐसा प्रोविज़न नहीं दिया हुआ है कि पार्लियामेंट जो है वो स्टेट सब्जेक्ट पर कोई रूल बना सकती है इन केस ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी। और फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाता कौन है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट लगाते हैं कौन से आर्टिकल के तहत? 360 आर्टिकल के तहत। ठीक है, फिर बात करते हैं प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी बाय द प्रेसिडेंट कैन नॉट बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट। तो किसी भी कोर्ट में ये चीज़ जो है वो क्वेश्चन नहीं की जा सकती, ऐसे बात कर रहा है, इस बारे में बात की गई है। तो देखिए एक्चुअली क्या है कि अगर जो राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाते हैं, ठीक, तो ये जो चीज़ है फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये बियॉन्ड है किसके? बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू के। तो जो जुडिशियल रिव्यू आपका सुप्रीम कोर्ट का एक अधिकार है, उसके बाहर की चीज़ है, तो इसलिए ये कोर्ट में मतलब उसके बाहर की चीज़ है, तो ये उसके अंदर नहीं आता है। ठीक है, तो ये कुछ ऑप्शन भी आपका गलत है, ये ऑप्शन भी गलत है। फिर हम बात करें नेक्स्ट पार्ट की, तो इसमें पूछा गया है कि जो लोकसभा के द्वारा ये सिर्फ डिक्लेयर किया जाता है ओनली बाय लोकसभा। देखिए ओनली जब जहाँ वर्ड आता है ना, जहाँ पर आपको ओनली वर्ड दिख जाए, तो ये मान लीजिए मोस्टली केसेस में वो ऑप्शन आपका गलत होने वाला है, गलत ही होगा आपका। ठीक है, तो ये फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है अप्रूव किया जाती है लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों से। ठीक है, ना कि सिर्फ एक से। अब जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है कैन बी पास बाय सिंपल मेजोरिटी। देखिए ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको फाइनेंशियल इमरजेंसी लगानी है देश के अंदर, वित्तीय आपदा, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारी क्राइसिस देखने को मिली है, तो उसके लिए जो है सिर्फ एक सिंपल मेजोरिटी चाहिए, जिसमें वोटिंग होती है, वोटिंग परसेंटेज जो प्रेजेंट है प्लस जिन्होंने वोट किया है। ठीक है, सिंपल मेजोरिटी, दैट मीन्स 50% प्लस 1। ठीक है, ये एक फिगर रहता है सिंपल मेजोरिटी के लिए। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पावर ऑफ इशूइंग अ रिट ऑफ हिबस कॉर्पस। जो हिबस कॉर्पस आपका एक रिट का अधिकार है, ठीक है, रिट, इसका अधिकार जो है वो किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है, हाई कोर्ट के पास है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास है, या इन दोनों, मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के पास है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। तो ये अधिकार जो है दोनों के पास है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट के पास एक आर्टिकल है, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत जो है वो रिट इशू करता है। ठीक है, और जो आपका हाई कोर्ट है वो आर्टिकल 226 के तहत जो है वो रिट इशू करता है। अब ये रिट कौन कौन से होते हैं? रिट जैसे आपका हिबस कॉर्पस तो आपको दिया ही हुआ है, ठीक है, और मैंडमस, सरिटोरी, देन प्रोहिबिशन, देन क्वा वारंटो। ठीक है, तो ये 5 टाइप के रिट्स जो है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है वो मिलके क्या करते हैं? इशू करते हैं। ठीक है, और जो आपका ये 32 नंबर का आर्टिकल है, ये किस में है आपका? ये है आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो हमने फंडामेंटल राइट्स के अंदर पार्ट 3 के अंदर बात करी थी, पार्ट 3, उसके अंदर ये आर्टिकल दिया गया है। ठीक है, क्लियर? चलिए
और देखिए अगर जो हम यहाँ पे लिटरल मीनिंग की बात करें, जो हिबस कॉर्पस है, हिबस कॉर्पस का जो लिटरल मीनिंग होता है, एक्चुअली लैटिन वर्ड है ये, तो इसका मीनिंग होता है टू हैव द बॉडी, टू हैव द बॉडी, ठीक है, टू हैव द बॉडी। और हिबस कॉर्पस के अंदर ही जो है कि आपको मान लीजिए कोई पर्सन अगर जो अरेस्ट हो जाता है तो विद इन 24 आवर उसको कहाँ पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट या कोर्ट जजेस के सामने उसको क्या है पेश होना है, पेश करना पड़ेगा। तो वो किस के तहत होता है, हिबस कॉर्पस के तहत होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच ऑफ द फॉलोइंग दिया हुआ है, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, अभी तक हम पॉलिटी के क्वेश्चंस को कर रहे थे, तो इसमें मैच ऑफ द फॉलोइंग कौन सा मैच किसके साथ करता है ये हमें देखना है। तो देखिए जो सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पे राष्ट्रकूट, ठीक है। तो राष्ट्रकूट जो है, तो देखिए यहाँ जो राष्ट्रकूट हैं ये एक मतलब डायनेस्टीज हैं, और ये आपके किंग हैं, ठीक, किंग या उससे संबंधित जो लोग हैं। तो जो गोविंदा हैं वो राष्ट्रकूट से संबंधित हैं, ठीक है, राष्ट्रकूट डायनेस्टी से संबंधित है, बिलोंग करते हैं राष्ट्रकूट एम्पायर से। और जो गोविंदा टू थे, गोविंदा सेकेंड, ठीक है, ये राजा बने थे आफ्टर जो कृष्णदेव राय या कृष्णा वन है, कृष्ण नॉट कृष्णदेव, कृष्णा वन के बाद जो किंग बने थे वो कौन थे, गोविंद टू ऑफ राष्ट्रकूट किंगडम, राष्ट्रकूट एम्पायर के अंदर, ठीक है। तो जो ये मैच है 1-2, 1 का ए, ये करेक्ट मैच आपका बनता है। फिर हम बात करें गुप्ता एम्पायर की या गुप्ता डायनेस्टी की, तो जो आर्यभट्ट हैं आपके, तो आर्यभट्ट जो है बेसिकली गुप्ता डायनेस्टी से ही संबंधित है। और जो आर्यभट्ट हैं ये बेसिकली क्या थे, ग्रेट मैथमेटिशियन और एस्ट्रोलॉजर, ठीक है, किस पीरियड में, गुप्ता एम्पायर के दौरान। और ये कहाँ रहते थे, ये है पाटलिपुत्र से, पाटलिपुत्र जो आज का पटना का इलाका है वहाँ से, ठीक है। तो बी का करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए, सॉरी टू ऑप्शन, वन का, ए का वन, बी का टू। हर्षवर्धन भानभट्ट, ये दोनों भी करेक्टली मैच है। देखिए जो हर्षवर्धन है, भानभट्ट है जो बेसिकली, ये कौन है, हर्षवर्धन के दरबार के अंदर जो है वो राजकवि कोर्ट पोएट है। और भानभट्ट ने जो इनकी बायोग्राफी है वो लिखी है हर्षचरिता, हर्षचरिता जो है वो लिखी है, ठीक है। फिर समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है, नेपोलियन ऑफ इंडिया, क्योंकि देखिए समुद्रगुप्त ने जो है वो बहुत सारे देशों को, बहुत सारे इलाकों को क्या है जीता था, और उनकी जो आर्मी थी वो बहुत बड़ी हुआ करती थी, पावरफुल थी, और उसकी लाइफस्टाइल भी एक अलग तरीके की देखने को मिली थी, इसलिए इनको कहा जाता है नेपोलियन ऑफ, समुद्रगुप्त को ये डायरेक्टली आप याद करिए, समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है, नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। तो मैच जो बना है वो वन का, सॉरी ए का वन, देखिए ए का वन यही बन रहा है, पहला ही ऑप्शन। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट मैच ऑफ द फॉलोइंग का आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रिजीम ऑफ, किस मतलब रिजीम मतलब किसका कार्यकाल या शासनकाल के बारे में बात कर रहा है, ऑफ विच डायनेस्टी रिगार्ड्स द गोल्डन एज ऑफ साउथ इंडिया, स्वर्णिम युग जो है वो साउथ इंडिया का वो कौन सा वाला किस राजा के या किस वंश के टाइम का है उसके बारे में पूछा गया है। तो वो है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सी, चोला। जो चोला वंश था, ठीक है, उसके टाइम को गोल्डन एज ऑफ, गोल्डन एरा ऑफ द साउथ इंडिया कहा जाता है, क्योंकि देखिए इस टाइम पर जो तमिल कल्चर है, तमिल कल्चर, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा काफ़ी फला फूला था, ठीक है। और इस टाइम पर जो कई सारे काम हुए, जैसे राज राजेश्वरी नाटकम, ठीक है, राजेश्वरी राजेश्वरी राजेश्वरा, नॉट राजेश्वरी, राजेश्वरा नाटकम होता था, नाटकम, ठीक है। और कन्नुआपुरम, ठीक है, ये कई सारी सिटियाँ बसाई गई, तो बहुत सारा जो डेवलपमेंट है वो कहाँ पर देखने को मिला, चोला एम्पायर के अंदर। उसे कहा जाता है गोल्डन एज ऑफ साउथ इंडिया, गोल्डन पीरियड ऑफ द साउथ इंडिया। और इसका जो टाइम पीरियड था बेसिकली ये अप्रॉक्सीमेटली 3rd सेंचुरी के आसपास का समय काल था। फिर यहाँ देखिए जो पूछा गया कि विच रूलर, कौन सा वो रूलर था स्लेव डायनेस्टी का, जो गुलाम वंश का कौन सा वो राजा था जिसने शिफ्ट करी थी कैपिटल, राजधानी कहाँ, लाहौर से दिल्ली, लाहौर की जो कैपिटल थी उसे दिल्ली लाने वाला वो गुलाम वंश का कौन सा राजा था, वो था इल्तुतमिश, ठीक है। इल्तुतमिश वो राजा था गुलाम वंश का जिसने लाहौर से दिल्ली कैपिटल जो है शिफ्ट करी। इल्तुतमिश जो था वो सन इन लॉ था किसका,
कुतुबुद्दीन ऐबक, जो ऐबक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था, दामाद था। ठीक है, दामाद था इल्तुतमिश। ठीक है, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो कुतुब मीनार है आपका दिल्ली के अंदर, कुतुब मीनार, उसकी जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो शुरू किया, और उसे ख़त्म किसने किया था, इल्तुतमिश ने। ठीक है, उसको फिनिश कराया था इल्तुतमिश ने। और यहीं पर जो है कुवात उल इस्लाम जो मॉस्क है वो भी, उसका कंस्ट्रक्शन भी इल्तुतमिश ने कंप्लीट कराया। देखिए, एक तो कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट कराया इल्तुतमिश ने, जिसे शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और दूसरा जो है कुवात उल इस्लाम की जो मस्जिद है उसका भी काम इल्तुतमिश ने ही ख़त्म कराया था। और इल्तुतमिश ने ही जो दो टाइप के कॉइन सिस्टम जो है इसके टाइम पर, कॉइन सिस्टम जो है स्टार्ट किया था। जो एक था सिल्वर टका, जिसे कहते थे सिल्वर, चांदी का टका। ठीक है, टका के नाम से, और दूसरा था जीतल कॉपर जीतल के नाम से। ये दो कॉइन जो है वो शुरू किए गए थे। और इसी ने ही, जो इल्तुतमिश ने ही जो एक सिस्टम होता है इंट्रोड्यूस किया था, एकदारी सिस्टम, एक इक्तादारी जो इक्तादारी सिस्टम है वो भी किसने शुरू किया था, इल्तुतमिश के अंदर ने। ठीक है, ठीक है। और इल्तुतमिश जो है इक्तदारी सिस्टम के बाद फिर इसने क्या किया, एक्चुअली इसने बिहार पे कब्जा किया। कब, कहाँ पे, बिहार के अंदर। बिहार को कब्जे में लिया इसने कब, 1210 ईस्वी के टाइम पर, 1210 के टाइम पर इसने बिहार में कब्जा किया। उसके बाद फिर इसने बंगाल को जीता 1225 के अंदर। ठीक है, और इसकी जो मौत है इल्तुतमिश की, ये हो गई थी 1236 में। ठीक है, और उसके बाद जो है गद्दी पर इल्तुतमिश की जो बेटी थी, ठीक है, डॉटर, रजिया सुल्ताना। ठीक है, ये देखिए ऑप्शन नंबर बी लिखा हुआ है, जो रजिया सुल्ताना, वो जो है इल्तुतमिश की बेटी थी, उसने राजपाट चलाया। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इल्तुतमिश। चलिए फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। इसमें पूछा गया है कबूलियत और पट्टा, ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेटलमेंट है। ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेटलमेंट जो है वो किसके द्वारा शुरू किया गया, ये शुरू किया गया था शेरशाह सूरी के द्वारा। शेरशाह सूरी नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। और शेरशाह सूरी का जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था, 1486 में। ठीक है, 1486। और ये जो शेरशाह सूरी है, ये जो डायनेस्टी थी, सूरी डायनेस्टी का जो फाउंडर था, सूरी डायनेस्टी फाउंडर था। और इसने अपनी जो कैपिटल है, ठीक है, इसकी कैपिटल थी सासाराम। सासाराम कहाँ पर है, बिहार के अंदर। जो सासाराम बिहार के अंदर जगह है वो थी इस डायनेस्टी की कैपिटल। और इसी ने ही, जैसे आपका ये कबूलियत और पट्टा सिस्टम, और जो रुपया है, रुपया रुपया जो है, एज अ, ये तीनों चीज़ें एज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेटलमेंट इसने इंट्रोड्यूस करी। ठीक है, और ये बेसिकली क्या था, एक अफगानिस्तान से बिलोंग करने वाला अफगान एथिक्स था। ठीक है, और इसने कंट्रोल किया पूरे मुगल एम्पायर पर, इसने कंट्रोल किया कब तक, इन 1538 के अंदर। 1538 के अंदर इसने पूरे मुगल एम्पायर पर क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया। और शेरशाह सूरी ने ही एक रोड बनाई थी, जिसका नाम जैसे कहते हैं जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड जो है सिस्टम जो है इंडिया के अंदर, शेरशाह सूरी के द्वारा ही लॉन्च किया गया, बनाया गया। और इसका जो टाइम पीरियड था जब ये बनी थी, ये था 1538 से लेके 1545 के बीच में, ये जो रोड सिस्टम है बनाया गया। देखिए इसमें क्या हुआ कि इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ हैं, मिलिट्री एक्टिविटीज़, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़, उनको क्या है, प्रॉपरली सुचारू रूप से चलाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली। ठीक है, और इसके टाइम पर जो है एक लड़ाई हुई, काफ़ी इंपॉर्टेंट लड़ाई है, जिसे कहते हैं बैटल ऑफ चौसा। ठीक है, देखिए उत्तर प्रदेश में एक आम होता है चौसा। ठीक है, तो ये वही वाला चौसा कह लीजिए एक तरीके से। तो बैटल ऑफ चौसा लड़ाई हुई, जिसके अंदर, ठीक है, ये हुई थी 1539 के अंदर। ठीक है, ये लड़ाई शेर शाह सूरी, ठीक है, और हुमायूं के बीच में हुई, जिसमें शेरशाह सूरी जो है वो जीता था। शेरशाह सूरी की आर्मी जो जीती थी। और शेरशाह सूरी की जो मौत है, ये मर गया, मतलब इसको एक्चुअली किल कर दिया गया था कब, 1945 के अंदर। 1945 के अंदर ये मार दिया गया था। कहाँ पर, बुंदेलखंड रीजन में। बुंदेलखंड जो उत्तर प्रदेश का रीजन है। और ये किस टाइम पर लड़ा, एक्चुअली ये इस टाइम पर जो 1545 का टाइम था, इस टाइम पर ये बुंदेलखंड में राजपूत जो थे वहाँ पर, उनके साथ लड़ाई कर रहा था महोबा में। महोबा नाम की जो जगह है वहाँ पर। तो वहाँ पर इसकी जो है मौत हो जाती है आपकी। ठीक है,
अब हमारा एक नाम आया हुमायूं, देखिए यहाँ पर, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर शेरशाह सूरी, ठीक है। तो अभी हम, क्वेश्चन तो हो गया हमारा, बट यहाँ पर एक जो नाम है हुमायूं, तो हुमायूं जो है ये सेकंड मुगलों का जो सेकंड एम्परर था वो कौन था, हुमायूं, ठीक है। और जो बहलोल लोधी है, बहलोल लोधी, ये फाउंडर था लोधी वंश का, लोधी वंश जो थी, लोधी सल्तनत, उसका जो लोधी डायनेस्टी, उसका जो है फाउंडर था ये, ठीक है। और ये गयासुद्दीन मोहम्मद शाह, जो गयासुद्दीन मोहम्मद शाह है, ये सुल्तान था, आखिरी सुल्तान था हुसैन शाही डायनेस्टी का। कौन सी डायनेस्टी, हुसैन शाही डायनेस्टी का। और ये डायनेस्टी, हुसैन शाही डायनेस्टी कहाँ पर थी, बंगाल के अंदर, ठीक है। उस डायनेस्टी का ये आखिरी सुल्तान था, किंग था, बेसिकली एम्परर था गयासुद्दीन मोहम्मद शाह, ठीक है। और डायनेस्टी की जो आपकी इस डायनेस्टी है हुसैन शाह, इसकी जो शुरुआत करी थी, वो मतलब इसकी फाउंडेशन जो रखने वाले थे वो थे अलाउद्दीन हुसैन शाह, ठीक है। इन्होंने जो आपकी हुसैन शाह, सॉरी हुसैन शाही डायनेस्टी जो है उसकी स्थापना करी थी, कब, 1490 1494 को, ठीक है, 1494 के अंदर, ठीक है। तो देखिए अभी 1494 के अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से। तो कि एक चीज़ और आपको याद आ रही है कि 1494 एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, 1498 ये वो साल है जिस टाइम पर वास्को डी गामा जो है वो भारत आया था, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरे को याद आ गई, तो मैंने आपको साथ डिस्कस कर ली, ठीक है। तो ये थे आज की क्लास के, आज के लेक्चर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हिस्ट्री और पॉलिटी से संबंधित थे। तो आई होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और फॉरवर्ड करें अपने दोस्तों के बीच में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रेफरेंस टू द फाइनेंशियल इमरजेंसी। जो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है, ठीक है, तो उसके संदर्भ में ये बात कही गई है, ठीक। तो उसके अकॉर्डिंग ये कई सारी स्टेटमेंट्स दी गई हैं, उनके अकॉर्डिंग आपको फाइंड आउट करना है आंसर, ठीक है। अब हम बात करें, अगर जो बात कर रहे हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी की, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए जो आर्टिकल है वो कौन सा, वो इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए जो आर्टिकल है वो है 360 नंबर का जो आर्टिकल है वो किसके बारे में बात करता है, आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में, ठीक। चलिए, इसमें पहली स्टेटमेंट दी गई है कि द पार्लियामेंट कैन मेक लॉ ऑन द स्टेट सब्जेक्ट्स ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी। अगर जो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी है किसी स्टेट के अंदर, ठीक है, तो पार्लियामेंट को ये अधिकार दिया गया है क्या, कि वो उस पर स्टेट सब्जेक्ट्स जो हैं बेसिकली उन पर क्या है वो रूल्स बना सके, लॉज बना सके या नहीं बना सके, ठीक है। तो ये अधिकार एक्चुअली देखो, एक अमेंडमेंट हुआ था, आपको ये पता होगा कि वो अमेंड था 44th अमेंडमेंट एक्ट, ये आया था 1978 के अंदर, ठीक है। जिसमें ये कहा गया कि सेटिस्फैक्टरी, अगर जो प्रेसिडेंट है बेसिकली, देखिए इमरजेंसी है तो इमरजेंसी कौन लगाएगा, प्रेसिडेंट लगाएंगे। तो जो सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट है इज बियॉन्ड द जुडिशियल रिव्यू के ऊपर है, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू के बाहर की बात है, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो आपका गलत हो जाता है, ठीक। दिस ऑप्शन इज रॉन्ग एज पर द फाइनेंशियल इमरजेंसी। फिर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, द प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी बाय द प्रेसिडेंट कैन नॉट बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट, ठीक है, ये पूछा गया। तो देखिए ये एक्चुअली कोर्ट की तो बात ही नहीं है इसमें, ये एक्चुअली बात करता है कि ये जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है ये प्रेसिडेंट लगाते तो हैं, बट किसकी रजामंदी से, जिसमें अप्रूवल होता है बोथ द हाउसेस का, जो आपका लोअर हाउस है और जो अपर हाउस है, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा RS लिख देते हैं, इन दोनों हाउसेस की जो है वो जॉइंटली जो है परमिशन के साथ या अप्रूवल के साथ दिया जाता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। इसमें कोर्ट वाला कोई एंगल नहीं बनता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत है। अब जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है वो अप्रूव की जाती है ऑन, जस्ट मिनट,